नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर की होती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाली गीता देवी जो कि एक विधवा महिला होती है, उसके पति की 7 साल पहले ही किसी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और जिसकी वजह से गीता परिवार के अंदर बिल्कुल ही अकेली पड़ जाती है। फिर भी गीता ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी। गीता देवी जो थी वो एक ऐसी महिला थी जिसका चाल चलन और चरित्र जो था वो पति की मौत के बाद काफी बिगड़ गया था। और इस तरीके से अब गीता देवी के परिवार में इसकी इकलौती बेटी होती है जिसका नाम मीनाक्षी देवी होता है। मीनाक्षी जो कि अपनी खेती बाड़ी का काम किया करती थी, क्योंकि गीता के पति के पास 12 एकड़ जमीन थी और उस 12 एकड़ जमीन में अब गीता की बेटी मीनाक्षी जो है वो खेती किसानी का काम करने लगी थी। खेती किसानी का काम करते हुए देखकर गांव के सभी लोग मीनाक्षी को अक्सर एक ही बात कहते थे कि बेटी हो तो मीनाक्षी जैसी हो, ना तो कोई भी बेटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मीनाक्षी की उम्र लगभग 23 साल के आसपास हो चली थी। मीनाक्षी ने अभी तक अपनी शादी तक नहीं की थी। मीनाक्षी का सपना सिर्फ एक ही था कि वो किसी पुलिस वाले से शादी करेगी, जिसकी वजह से कोई भी पुलिस वाला लड़का इसकी माँ गीता को मिल ही नहीं पा रहा था। गीता अपनी बेटी मीनाक्षी के लिए लगातार एक ऐसे लड़के की तलाश कर रही थी जो कि पुलिस विभाग में नौकरी पर कार्यरत हो। दिन जो थे वो गुजरते जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 8 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। मीनाक्षी अपने काम काज करने के लिए अपने खेत में चली जाती है और फिर इसके बाद घर पर मीनाक्षी की माँ गीता देवी अकेली रह जाती है। उसी समय गीता की एक पड़ोसन जिसका नाम रेनू होता है वो इसके घर पर आती है और रेनू अब गीता से कहने लगती है कि गीता, तुम्हारी बेटी जो है वो अब जवान हो चली है, अब उसकी उम्र 23 साल हो चुकी है, पाँव डगमगाते जो है वो देर नहीं लगेगी, तो तुम अपनी बेटी के हाथ जल्दी से जल्दी पीले कर दो। लेकिन गीता रेनू से कहने लगती है कि रेनू, मेरी बेटी को एक पुलिस वाला ही लड़का चाहिए, लेकिन लड़का पुलिस वाला जो है वो मिल ही नहीं रहा है। अब रेनू देवी गीता से कहने लगती है कि उसको पुलिस वाला लड़का कैसे मिल सकता है, क्योंकि वो खेती किसानी का काम किया करती है और खेती किसानी का काम करने वाली लड़कियों को ऐसे ही खेती किसानी काम करने वाले लड़के ही मिलेंगे। अब रेनू देवी थक हार करके गीता से कहने लगती है कि गीता, तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी का खेती किसानी का काम छुड़वा दो, अपने खेत में काम करने के लिए कोई अच्छा सा नौकर रख लो। जैसे ही ये बात रेनू देवी कहती है तो ये बात अब गीता को भी पसंद आ जाती है। गीता सोचने लगती है कि ये बात तो ये सही ही कह रही है, क्योंकि खेती किसानी का काम लड़कियों के लिए शोभा नहीं देता है। और इस वजह से अब गीता देवी मन में ठान चुकी थी कि अब वो किसी नौकर को अपने पूरे खेत की जिम्मेदारी जो है वो दे देगी। और इस तरह से अब शाम के 4 बजे के आसपास गीता पड़ोस के ही एक लड़के के घर पर जाती है और उस लड़के का नाम रौनक होता है। रौनक अपने घर के अंदर बैठा था, पास में उसके माता पिता भी साथ में बैठे हुए थे। इसके बाद गीता रौनक के माता पिता से मिलती, उनसे बातचीत करती है और कहती है कि मैं अपने खेत में काम करने के लिए एक लड़के की तलाश कर रही हूँ और अगर तुम्हारा बेटा खेती बाड़ी का काम अच्छे तरीके से जानता है। अब रौनक के माता पिता इस चीज के लिए मान जाते हैं और उसके बाद ये महिला रौनक के पास जाती है। गीता रौनक से कहने लगती है कि रौनक, तुम अगर मेरे खेत में काम काज करना चाहते हो तो कल से ही तुम मेरे खेत में आ जाना। रौनक को काम की भी जरूरत थी। वो एक गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन रौनक एक ऐसा लड़का था जो कि महिलाओं को काफी पसंद किया करता था। वो गीता से भी 4 कदम आगे निकला। गीता जैसे ही उससे बातचीत कर रही होती है तो ये रौनक नाम का लड़का गीता की तरफ टकटकी लगाए देखे जा रहा था और गीता भी इसकी हरकतों को समझ रही थी। गीता जैसे ही इसकी हरकतों को समझती है तो वो सोचने लगती है कि ये लड़का जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, मेरे खेत के भी काम संभाल लिया करेगा और फिर बाकी बचे समय में ये मुझे भी संभाल लिया करेगा। और इस तरह से गीता अब इस लड़के की तरफ आकर्षित हो गई थी। दूसरी तरफ रौनक नौकर भी इस महिला गीता के तरफ आकर्षित होना शुरू हो गया था और इसी वजह से गीता इस रौनक से कहने लगती है कि मैं महीने में तुम्हें 13,000 रुपये दिया करूंगी, तुम मेरे काम पर कल से ही आना शुरू कर दो। ये 2-4 बात कहने के बाद गीता इसके घर से निकलती है और अपने घर पर आ जाती है। शाम के करीब 5 बजे के आसपास गीता की बेटी मीनाक्षी अपने खेत से वापस लौटती है और फिर इसके बाद मीनाक्षी को ये बताया जाता है कि मीनाक्षी, तुम आज से खेत के काम काज नहीं करो, क्योंकि मैंने खेत के काम के लिए एक नौकर रख लिया है। अब जैसे ही नौकर की बात मीनाक्षी सुनती है तो मीनाक्षी भी इस चीज से खुश हो जाती है, क्योंकि मीनाक्षी भी यही चाहती थी कि वो किसी न किसी तरीके से इस काम को छोड़ दे। और इस तरह से माँ बेटी दोनों इस चीज को लेकर खुश थे। लेकिन गीता का इशारा कुछ और ही था, वो उसकी बातों का मतलब कुछ और ही था। अब गीता भविष्य में चल करके एक बहुत बड़े कांड को अंजाम देने वाली थी। साथ में इसकी बेटी मीनाक्षी भी कुछ कम नहीं थी, वो भी एक बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने वाली होती। और इस तरह से लड़का जो रौनक होता है वो इन माँ बेटियों के खेत में काम काज करना शुरू कर देता है। लगभग 15 दिन का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 23 अक्टूबर 2025 का दिन।
सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। गीता की बेटी मीनाक्षी अपनी माँ गीता से कहने लगती है कि माँ, आज मैं शहर जाना चाहती हूँ, मुझे आज कुछ खरीदना है, शॉपिंग करना है और कपड़े वगैरह भी लेना है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए भी कुछ शहर से ले आऊं। गीता इस चीज से बेहद खुश थी क्योंकि आज गीता किसी बहुत ही बड़े कांड को अंजाम देना चाहती थी। इसके बाद गीता खुश होकर के अपनी बेटी को 10,000 के बजाय 15,000 रुपए देती है और कहती है कि कुछ कपड़े तुम मेरे लिए भी खरीद लेना। और इस तरीके से आधे घंटे का समय गुजर जाने के बाद मीनाक्षी जो है वो शहर की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही कुछ मिनटों का वक्त गुजरता है तो अब रौनक नौकर भी गीता के घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देना शुरू करता है और घर के दरवाजे की दस्तक को आवाज सुन करके गीता जो है वो तुरंत अपने घर का दरवाजा खोलती है। गीता देखती है कि उसके घर के ठीक सामने उसका नौकर रौनक खड़ा था और रौनक को देख करके गीता बेहद ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद गीता अपने नौकर रौनक से कहती है कि घर के अंदर आ जाओ। जैसे ही रौनक घर के अंदर प्रवेश करता है तो गीता देवी तुरंत अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। जैसे ही दरवाजा बंद किया जाता है तो नौकर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। रौनक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आज ये महिला जो है वो कोई बहुत बड़ा कांड करने वाली है और होने वाला भी यही था। और इसके बाद गीता देवी अपने कमरे के अंदर जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद तिजोरी से 20,000 रुपए निकालती है और 20,000 रुपए लेकर के वो रौनक के पास आती है और रौनक से कहती है कि ये 13,000 रुपए एडवांस सैलरी के रूप में और ये 7,000 रुपए मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ क्योंकि आज तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। अब जैसे ही ये नौकर को बात सुनाई देती है तो नौकर होता है जो उसके मन की भी इच्छा जो है वो जाग जाती है और फिर रौनक भी मन ही मन खुश हो जाता है, मुस्कुरा उठता है। इसके बाद गीता अपनी नौकर रौनक को लेकर के सीधे ही अपने कमरे के अंदर जाती है। कमरे का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर इन दोनों के बीच इनकी रजामंदी से ही गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं और ये गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं जब तक कि दोनों की मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही दोनों की मन की इच्छा पूरी हो जाती है, दोनों के मन को शांति मिल जाती है, तो फिर इसके बाद ये महिला खुश होकर के इसे कुछ और पैसे देती है और कहती है कि मैं तुम्हें हर महीने ऐसे ही पैसे दे दिया करूंगी। और इस तरह से नौकर रौनक तुरंत इसके कमरे से बाहर निकलता है और पैसों को लेकर के खेत में कामकाज करने के लिए चला जाता है। इसके बाद तो गीता देवी इस बात को सोचने लग जाती है कि उसका अपना जीवन साथी जो है वो मिल चुका है। अगर वो अपनी बेटी मीनाक्षी की जल्दी से जल्दी शादी कर देगी तो फिर इसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी को इस नौकर के साथ बड़ी अच्छी खुशी से बिता लेगी। ऐसे ऐसे ख्याल जब गीता देवी के मन में आने लगते हैं तो गीता देवी जो है वो अपनी पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों के पास फोन कॉल करना शुरू कर देती है। सभी पड़ोसी और रिश्तेदारों से कहती है कि अगर मेरी बेटी मीनाक्षी के लिए कोई पुलिस वाला लड़का हो तो बहुत अच्छी बात होगी। और इस तरह से 10 दिन का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 5 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। मीनाक्षी किसी काम से अपनी सहेली के घर पर हुई थी। गीता देवी अपने घर के अंदर बैठ करके अपने घर का काम कर रही थी और उसी समय गीता की पड़ोसन रेनू इसके पास आती है। रेनू गीता से कहने लगती है कि गीता, तुम्हारी बेटी मीनाक्षी के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का मिला है। वो पुलिस में नौकरी भी करता है और उसका नाम संग्राम है। अब जैसे ही गीता रेनू की बातों को सुनती है तो वो इस चीज से बहुत खुश हो जाती है। गीता रेनू से कहने लगती है कि कल के कल ही मैं और तुम जो है वो उसके घर पर चलते हैं और उसके माता पिता से बातचीत करते हैं। अगर फिर वो मान जाते हैं तो फिर दोनों बच्चों की बड़ी धूमधाम से जल्दी शादी कर देंगे। इस तरह से जैसे ही अगला दिन होता है तो रेनू और गीता अब संग्राम के घर पर पहुंच जाते हैं। संग्राम के माता पिता से बातचीत की जाती है और संग्राम से भी बातचीत की जाती है। गीता संग्राम के माता पिता से कहती है कि मैं अपनी बेटी मीनाक्षी की शादी संग्राम के साथ करना चाहती हूँ क्योंकि संग्राम जो है वो मुझे काफी पसंद आया है। जैसे ही माता पिता इस बात को सुनते हैं तो फिर संग्राम के माता पिता भी इस चीज के लिए मान जाते हैं। लेकिन गीता संग्राम के माता पिता से कहती है कि मैं शादी जो है वो 20 दिनों के ही अंदर करना चाहती हूँ। और इस तरह से जैसे तैसे करके संग्राम के माता पिता को इस बात के लिए राजी कर लिया जाता है क्योंकि संग्राम के माता पिता थोड़े लालची किस्म के इंसान थे। उन्होंने दहेज में एक बहुत बड़ी गाड़ी मांगी थी। ये बात गीता ने भी स्वीकार कर ली और इस तरह से 20 दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद 25 नवंबर 2025 के दिन अब संग्राम नया नवेला दूल्हा बनकर के इस गांव में बारात लेकर के आता है और फिर मीनाक्षी के साथ 7 फेरे लेकर के उसे अपनी नई नवेली दुल्हन बना करके अपने घर ले जाता है। जैसे ही शाम के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर अब ये संग्राम नाम का लड़का आंखें चुराने लगता है। वो अपनी पत्नी के कमरे तक नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है, मीनाक्षी इसके आने का इंतजार कर रही होती है। तो फिर ये लड़का कुछ न कुछ जुगाड़ करके कुछ न कुछ सोचने के बाद अपनी पत्नी मीनाक्षी के कमरे में जाता है। मीनाक्षी के पास जाकर बैठता है, वहां तकिया उठाता है और तकिया उठा करके किसी दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है।
मीनाक्षी के अरमान जो थे वो धरे के धरे रह गए थे। मीनाक्षी सोचने लगती है कि उसको आखिरकार ऐसा पति कैसे मिल गया है जो कि उसकी खुशियों का पहली रात ध्यान नहीं रख रहा है। लेकिन पहली रात होने की वजह से मीनाक्षी अपने पति संग्राम से कोई बहस नहीं करती है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते चले जाते हैं, संग्राम हर रोज ड्यूटी करता था और ड्यूटी करने के बाद घर पर आता था और रात के समय अपनी पत्नी के पास से तकिया उठाकर दूसरे कमरे में जाकर के सो जाया करता था। 10 दिनों का वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। मीनाक्षी जो थी वो परेशान रहने लगी थी और थक हार कर एक दिन मीनाक्षी अपने पति से पूछने लगती है कि अगर आप ऐसा ही करना चाहते थे तो फिर आपने मेरे साथ शादी क्यों की। इसके बाद संग्राम अपनी पत्नी मीनाक्षी से कहने लगता है कि ये शादी तो मैं करना ही नहीं चाहता था। मेरे माता पिता ने मेरी शादी ये जबरदस्ती करवाई है। लेकिन मीनाक्षी जो है वो इसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाती है। मीनाक्षी पूछने लगती है कि ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से आप शादी नहीं करना चाहते थे। इसके बाद संग्राम एक अपनी पूरी कहानी खुल करके बताना शुरू करता है। संग्राम अपनी पत्नी मीनाक्षी से कहता है कि 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट के कारण मेरे प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं उस काम को नहीं कर सकता हूँ जो एक पति और पत्नी करते हैं। अब इसके बाद मीनाक्षी सारी बातों को समझ गई। मीनाक्षी जैसे ही अपनी पति संग्राम की पूरी कहानी को सुनती है तो वो बहुत ज्यादा उदास और मायूस हो जाती है, परेशान भी हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि अब तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब उसी रात के करीब 11:30 बजे के आसपास मीनाक्षी भी तुरंत अपनी माँ गीता के पास फोन कॉल करती है। गीता देवी को वो कहती है कि उसका पति जो है वो उसको वो सुख नहीं दे पाता है जो कि एक पति को देना चाहिए। अब जैसे ही गीता अपनी बेटी की सारी बातों को सुनती है तो फिर उसे वो पूरी डिटेल जानकारी लेती है कि मुझे पूरी बात बताओ। अब इसके बाद मीनाक्षी अपनी पूरी कहानी, अपने पति संग्राम की पूरी कहानी को अपनी माँ गीता देवी से सुना देती है। गीता देवी भी इस बात को लेकर के काफी परेशान हो जाती है। लेकिन अब मीनाक्षी अपनी माँ गीता से कहने लगती है कि कल के कल ही मैं अपने घर पर आना चाहती हूँ। गीता भी जो थी वो मना नहीं कर सकती थी। और इस तरह से जैसे ही पूरी रात गुजरती है और अगला दिन आता है तो सुबह के करीब 9 बजे के आसपास मीनाक्षी अपने पति से कहती है कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। इसके बाद संग्राम अपनी पत्नी मीनाक्षी को इसके मायके तक छोड़ करके आता है और जैसे ही मीनाक्षी अपनी मायके यानी गीता के पास पहुंच जाती है तो फिर वो उसे अपनी पूरी कहानी जो है अपनी माँ को सुनाती है। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कुछ दिनों तक मेरे पास रह लो। और फिर इस तरह से अब मीनाक्षी अब अपने ही घर पर मायके में ही रहना शुरू कर देती है। और फिर एक तारीख आ जाती है 5 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त रहा था। मीनाक्षी की माँ गीता पड़ोसियों के घर पर गई हुई थी और मीनाक्षी उस वक्त घर में अकेली थी। और उसी वक्त रौनक नौकर जो है वो घर में आता है और जैसे ही नौकर घर के अंदर प्रवेश करता है तो वो देखता है कि घर के अंदर मीनाक्षी बिल्कुल अकेली थी। और मीनाक्षी की नजरें जब नौकर पर पड़ती है तो मीनाक्षी भी सोचने लग जाती है कि उसका पति जो है वो उसकी किसी भी इच्छा को पूरी नहीं कर पाया है और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, तो क्यों ना अब अपने नौकर को ही अपना सहारा बना लेना चाहिए। जब ऐसे ऐसे ख्याल मीनाक्षी के मन में आने लग जाते हैं तो फिर मीनाक्षी अपने नौकर रौनक की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ रौनक अब गीता की बेटी मीनाक्षी की तरफ भी आकर्षित वो भी होना शुरू हो जाता है। उसी समय मीनाक्षी अपने नौकर से रौनक से कहती है कि रौनक, मुझे खेत में गए हुए काफी दिनों का वक्त गुजर गया है। जब से मेरी शादी हुई है तो मैं अपने खेतों में नहीं गई हूँ और आज इसीलिए मैं अपने खेतों में जाना चाहती हूँ। तो रौनक कहता है कि मालकिन आपके ही खेत है, आप जब चाहे वहां जा सकती है। अब मीनाक्षी उसे कहती है कि तुम खेतों की तरफ चलो, मैं थोड़ी देर बाद खेत में आती हूँ। इस तरह से रौनक इसके घर से निकलता है और फिर सीधे वो खेतों की तरफ कामकाज के लिए चला जाता है। थोड़ी देर के बाद मीनाक्षी की माँ गीता पड़ोसियों के घर से अपने घर पर आ जाती है। मीनाक्षी अपनी माँ गीता से कहती है कि माँ, काफी दिनों का वक्त गुजर चुका है, मैं खेतों में नहीं गई हूँ, तो आज मैं अपने खेतों में घूम कर आना चाहती हूँ। गीता भी अपनी बेटी से कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, तुम बिल्कुल जा सकती हो। लेकिन आज मीनाक्षी का इरादा कुछ और ही था और जिसके बारे में गीता कुछ भी नहीं जानती थी। मीनाक्षी आज किसी बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम देना चाहती थी और इसके बाद मीनाक्षी अपने घर से बाहर निकलती है और वो खेतों की तरफ चल पड़ती है। 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद मीनाक्षी अपने खेत में पहुंच जाती है। खेत में रौनक जो था वो काम काज कर रहा था और जैसे ही मीनाक्षी की नजरें अपने नौकर पर पड़ती है तो फिर मीनाक्षी सोचने लग जाती है कि आज खेत में दूर दूर तक कोई है भी नहीं, तो क्यों ना अपने ही नौकर के साथ कुछ फायदा उठाया जाए। और इस तरह से मीनाक्षी अपने नौकर रौनक के पास चली जाती है और रौनक से वो मीठी मीठी बातचीत करने लगती है। रौनक भी कुछ कम नहीं था, वो भी बातों ही बातों में कहने लगता है कि मालकिन, आपकी शादी को कई दिनों का वक्त गुजर गया है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही है। अब मीनाक्षी अपनी पोल पट्टी खोलते हुए कहती है कि मेरा पति जो है वो किसी काम का ही नहीं है, उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और जिसके कारण जो है वो उसके प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट आ गई थी, लेकिन उसने ये हमारी बात जो थी वो शादी से पहले छुपा कर रखी थी। अब नौकर भी सोचने लग जाता है कि मीनाक्षी जो है वो अकेलापन महसूस कर रही है और रौनक जो होता है वो हिम्मत करके इसका हाथ पकड़ लेता है।
लेकिन लड़की मीनाक्षी इसकी बातों का कोई विरोध नहीं करती है और इस तरह से नौकर को एक तरफ से इशारा मिल जाता है और फिर इसके बाद जैसे ही मीनाक्षी राजी हो जाती है, उसकी रजामंदी हो जाती है, तो फिर ये दोनों फिर खेत में ही बने एक कमरे में चले जाते हैं। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं और ये गलत काम दोनों की रजामंदी से ही किया जा रहा था। ये दोनों मिलकर के इस पूरे काम को तब तक करते हैं जब तक कि इन दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, दोनों के मन को जब तक कि शांति नहीं मिल जाती है। थोड़ी देर का वक्त गुजर जाने के बाद ये दोनों इस कमरे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक पड़ोसी जो कि अपने खेत में आया हुआ था, जिसका नाम संजीव होता है, उसकी नजर इन दोनों पर ही पड़ जाती है। संजीव ने इन दोनों को ही कमरे से बाहर निकलते हुए देख लिया था और संजीव को तुरंत इस बात को लेकर के शक हो जाता है कि मीनाक्षी अपने नौकर के साथ गलत रिश्ते बनाई होगी और इस तरह से अब संजीव जो होता है वो ये सोचने लगता है कि अगर ये बात इसकी माँ को बता दूं तो लड़की की बदनामी हो सकती है, क्योंकि अब उसकी शादी भी हो चुकी है। लेकिन संजीव कुमार एक ऐसा लड़का था जो कि पराई औरतों को भी अपनी माँ बहन की तरह ही समझता था। संजीव किसी को भी ये बात नहीं कहता है और इस तरीके से अब दिन गुजरते चले जाते हैं। अब जैसे ही लड़की मीनाक्षी को वक्त मिलता था तो फिर वो अपने नौकर रौनक के साथ अपना वक्त गुजार लिया करती थी। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 10 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह मीनाक्षी अपनी माँ से कहती है कि माँ, मौसी का फोन कॉल आया था और वो मुझे अपने घर पर 2-4 दिनों के लिए बुला रही हैं। गीता जो होती है वो तुरंत इस बात पे खुश हो जाती है। गीता को भी अपने नौकर से मिलने का अब समय ही नहीं मिल पा रहा था। गीता अपनी बेटी मीनाक्षी से कहने लगती है कि बेटी 2-4 दिनों के लिए तुम अपनी मौसी के घर जरूर जाकर के घूम आओ। और इस तरह से थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद मीनाक्षी अपना सामान पैक करने के बाद अपनी मौसी के घर पर चली जाती है। गीता का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। गीता आज की पूरी रात अपनी नौकर रौनक के ही साथ गुजारना चाहती थी और इस तरह से जैसे ही ये नौकर घर पर आता है तो नौकर के साथ ही बैठ करके बातचीत करती है। गीता देवी अपने नौकर रौनक से कहती है कि देखो, मेरी बेटी जो है वो आज अपनी मौसी के घर पर चली गई है और जैसे ही रात के करीब 10 बजेंगे तो फिर तुम मेरे घर पर बेझिझक आ जाना। इसके बाद हम दोनों मिल करके अपना समय गुजारेंगे। लेकिन आज नौकर नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। दिन भर नौकर जो था वो रौनक वो गीता के खेत में कामकाज किया करता है और जैसे ही शाम के 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर वो खेत से बाहर निकलता है और वो अपनी घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ 7:15 बजे के आसपास जो गीता होती है वो अपने घर से बाहर निकलती है, नजदीकी मेडिकल स्टोर पर जाती है। कई गुना पैसे देकर वहां से वो शक्तिवर्धक टैबलेट खरीदती है और ये टैबलेट खरीदने के बाद गीता जो है वो अपने घर पर आ जाती है। इसके बाद गीता अपने लिए खाना बनाती है। खाना बनाने और खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास गीता अपने नौकर के पास कॉल करती है। रौनक से ये कहा जाता है कि तुम अभी इसी वक्त हमारे घर पर आओ। रौनक उसी समय अपने घर से दबे पांव निकलता है और फिर इस महिला गीता के घर पर आ जाता है। गीता के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। गीता अपने घर का दरवाजा खोल देती है और फिर गीता देखती है कि आज उसका नौकर रौनक जो है वो उसके घर के सामने बाहर खड़ा था। आज नौकर जो था वो कई दिनों के बाद इसको मिला था और फिर इसके बाद गीता अपने नौकर को लेकर के अपने कमरे में चली जाती है। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर लिया जाता है और फिर इसके बाद गीता तुरंत अपने नौकर रौनक से कहने लगती है कि आज हम किसी अलग तरीके से अपना समय गुजारेंगे। रौनक इसका इशारा नहीं समझ पाता है। गीता तुरंत अपनी रसोई में जाती है। दूध गर्म किया जाता है और एक गिलास दूध का लिया जाता है। उसमें 2 शक्तिवर्धक टैबलेट भी दी जाती है और ये सब मिलाने के बाद गीता अपने नौकर के पास वो दूध का गिलास लेकर के आती है। नौकर उसी समय उस दूध के गिलास को पीता है और फिर 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद ये महिला अपने इस नौकर को लेकर के अपने कमरे के अंदर जाती है और फिर इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन गलत रिश्ते अच्छे तरीके से ना बन पाने के कारण गीता परेशान हो जाती है। गीता सोचने लगती है कि लड़का जो है वो काफी ज्यादा थका हुआ है, तो क्यों ना इसको कुछ और थोड़ी दवाइयां दे दी जाए। और इसके बाद गीता फिर से अपनी रसोई के अंदर जाती है। वहां से एक गिलास दूध का लिया जाता है, उसमें कुछ टैबलेट यानी कि 3-4 टैबलेट्स और मिला दी जाती है और ये सब मिलाने के बाद वो दूध गीता देवी अपने नौकर रौनक को पिला देती है। और ये सब काम करने के बाद गीता देवी अपने नौकर रौनक को लेकर के फिर से अपने कमरे के अंदर चली जाती है और फिर इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद नौकर की तबीयत जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। लड़का बेहोशी की हालत में आ जाता है और फिर जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजरता है तो फिर ये लड़का रौनक उसी समय मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। और जैसे ही रौनक अपना दम तोड़ता है तो फिर इस महिला गीता देवी के तोते उड़ जाते हैं, इसकी हवाइयां उड़ जाती हैं।
गीता देवी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इस लड़के के साथ आखिर ऐसे अचानक क्या हो गया। अब गीता सोचने लगती है कि इस लड़के को रात के समय ही कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना जरूरी है। इस तरह से गीता के घर में एक पुरानी कसी पड़ी थी। गीता उसी समय उस कसी को उठाती है और कसी उठाने के बाद वो अपने आंगन की तरफ जाती है। अपने घर के आंगन में देखती है कि वहां पर खाली जमीन पड़ी होती है। गीता अब सोचने लगती है कि यहाँ पर एक गड्ढा खोद लिया जाए और फिर इसकी लाश को यहीं पर दफन कर दूंगी। इसके बाद गीता वहां पर तुरंत गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। 1-1.5 घंटे के बाद जैसे ही गड्ढा खुद जाता है तो फिर इसके बाद ये महिला तुरंत अपने नौकर की लाश लेकर के उस गड्ढे के पास जाती है। लेकिन जैसे ही वो गड्ढे में रौनक की लाश को दफन कर रही थी तो रेणु का पति जो कि मदन होता है वो अपने खेत से उस समय वापस लौट रहा था। मदन की नजर जैसे ही इस महिला पर पड़ जाती है तो मदन इस महिला के पास इस लाश को देख करके चिल्लाना शुरू कर देता है। पड़ोसियों को भी वहां पर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इसके बाद पड़ोसी जन जैसे इस महिला के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर नौकर रौनक की लाश पड़ी हुई थी और फिर उसके बाद मौके पर ही पुलिस बुला ली जाती है। पुलिस जैसे ही घटना स्थल पर पहुंचती है तो रौनक की लाश को वो कब्जे में लेती है और इस महिला गीता देवी को मौके पर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद जैसे इसकी जमकर पिटाई जाती है तो गीता देवी अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेती है और फिर इसके बाद पुलिस इस महिला के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। अब इस बात को भविष्य के घर में छुपा हुआ है कि जज साहब आखिरकार गीता को क्या खबर सुनाने वाले हैं, क्या सजा सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।